हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा एंड टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के ऊपर। तो चलिए फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू हुम ग्रोथ इज चेंज इन साइज एंड इन प्रोपोर्शन द डिसअपेयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। मतलब कि ग्रोथ की ये डेफिनेशन किसने दी थी? ऑप्शन ए हरलॉक, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी J.E. एंडरसन या ऑप्शन डी पियाजे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? कि बच्चे के विकास का क्या मतलब है? इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ऑप्शन सी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की मतलब बच्चे का हर तरह से विकास होना चाहिए, फिजिकल, सोशल, मॉरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रोथ इज डैश वेयर इज डेवलपमेंट इज डैश इन नेचर। तो इसका क्या आप ऑप्शन में देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों शब्दों के चारों तरफ सारे ऑप्शंस हैं। तो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको गिना जा सके, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि जो गिना ना जा सके लेकिन जिसमें गुणों की बात होती है। तो ग्रोथ कैसी होती है? ग्रोथ को आप माप सकते हो, उसको आप अंकों में गिन सकते हो। जबकि डेवलपमेंट यानी कि विकास कैसा होता है? वो दोनों होता है, उसको वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। जैसे कि मैंने बताया, डेवलपमेंट में आपका इमोशनल, सोशल, मेंटल हर तरह का डेवलपमेंट आता है, और फिजिकल भी। तो फिजिकल को आप माप सकते हो, वो क्वांटिटेटिव हो गया, और बाकी सब क्वालिटेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग 4 डोमेन? कि ह्यूमन डेवलपमेंट मानव के विकास में कौन से 4 डोमेन्स होते हैं? किन 4 तरह का विकास होता है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन 1 इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ, ऑप्शन 2 फिजिकल पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, ऑप्शन 3 सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ, ऑप्शन 4 फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल। तो किस तरह की 4 डोमेन होती हैं? फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल, यानी कि लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट is the development of dash in the child's body, whereas fine motor development is the development of dash in the of the body. तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, लार्ज मसल्स, स्मॉल मसल्स, हार्ड मसल्स, सॉफ्ट मसल्स। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या आता है? जैसे कि बच्चा भाग रहा है, कूद रहा है, ये सब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आते हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट में बच्चा पेंटिंग कर रहा है या बच्चा लिख रहा है, वो सब कुछ फाइन मोटर डेवलपमेंट में आते हैं। तो अब आप देख सकते हो, जब भाग रहा है तो उसको लार्ज मसल्स की ज़रूरत है, और अगर वो लिख रहा है या पेंट कर रहा है तो उसको फिंगर्स की स्मॉल मसल्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ग्रॉस मोटर्स के लिए लार्ज मसल का डेवलपमेंट होता है, और फाइन मोटर के लिए स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल? ये भी डिस्कस किया है हमने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जंपिंग, रनिंग, राइटिंग या क्लाइंबिंग में से राइटिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम। ये 2 तरह के डेवलपमेंट होते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकोडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। तो जो सेफेलोकोडल होता है वो होता है हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर की तरफ, और प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है वो अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि सेंटर टू आउटवर्ड्स। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, तो जो हमारे दांतों की फॉर्मेशन होती है वो हमेशा बीच से पीछे की तरफ होती है, तो मतलब अंदर से बाहर की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट मतलब कि किस उम्र में लेटर चाइल्डहुड अकर होता है? 4 to 8 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स या 13 to 19 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 to 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन बिकम अ
Anyone become angry, that is easy, but to be angry with the right person to the right degree at right time for the right purpose at right way, that is not easy. This is related to, इसका मतलब है कि गुस्सा कोई भी हो सकता है, लेकिन गुस्सा किस इंसान से होना है, कितना होना है, किस समय होना है, किस तरीके से होना है, नहीं है ये सोचना, ये करना आसान नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं सारी किस चीज़ से रिलेटेड हैं? ऑप्शन ए सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन सी फिजिकल डेवलपमेंट, या ऑप्शन डी इमोशनल डेवलपमेंट। तो देखिए गुस्सा जो है एक इमोशन है, एंगर जो है वो एक इमोशन है, तो ये ऑब्वियसली इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज इज़ द फिजिकल ग्रोथ इज़ रैपिड? किस स्टेज में जो शारीरिक ग्रोथ है, विकास है, शारीरिक वृद्धि है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है? अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, अडल्सेंस या स्कूल एज? अब आपको पता है अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है 3 to 5 ईयर्स, इन्फेंसी होता है 0 to 2 ईयर्स, अडोलसेंस होता है 7 to 11 ईयर्स, और स्कूल एज हम सबको पता ही है क्या, जिसमें हम स्कूल में होते हैं वो पूरी की पूरी स्कूल एज ही होती है। तो इन्फेंसी में यानी कि जब बच्चा पैदा होता है और उसके 2 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उसका विकास और वृद्धि होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है इन्फेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज द चाइल्ड इज़ नॉट सोशल एट ऑल? किस स्टेज में बच्चा बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होता है? नंबर ऑप्शन ए इन्फेंसी, ऑप्शन बी अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन सी लेटर चाइल्डहुड, या ऑप्शन डी अडोलसेंस। तो इन्फेंसी इसका करेक्ट जवाब है, जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है वो बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इमोशनल फ्लक्चुएशंस इन अडोलसेंस आर कॉज्ड बाय? जो इमोशनल फ्लक्चुएशंस होते हैं यानी कि हमारे इमोशंस में जो उतार चढ़ाव आते हैं अडोलसेंस के टाइम पर, वो किस वजह से होते हैं? ऑप्शन ए हार्मोनल चेंजेस इन ब्रेन इन डेवलपमेंट, हार्मोनल इम्बैलेंसेस लीड टू अ नीड फॉर प्रोफेशनल काउंसलिंग, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हार्मोनल चेंजेस इन ब्रेन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, peer pressure is all means conforming to your friends increases throughout adolescence has not effect on adults। यानी कि peer pressure क्या होता है, कैसा होता है? तो हमेशा नकारात्मक होता है, तो ऐसा तो नहीं है। कई बार peer pressure में हम कुछ अच्छे काम भी करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा, यानी या अपने दोस्तों के आगे झुक जाना होता है। तो यही सही आंसर है, अपने दोस्तों के आगे झुक जाना, उसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन ग्रुप्स फील मार्जिनलाइज ड्यू टू फैक्टर्स? तो कुछ जो समाज के हिस्से होते हैं वो पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्यों? तो ऑप्शन ए सोशल या कल्चरल फैक्टर की वजह से, ऑप्शन बी इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, ऑप्शन सी पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज अबव। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही कारण होते हैं जिनकी वजह से कुछ ग्रुप हमारे समाज के पिछड़े हुए महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड? में या ऐसी परिस्थिति में जब पिछड़े हुए ग्रुप के बच्चे कक्षा में ठीक से हिस्सेदारी नहीं लेते हैं, तो जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए आस्क द स्टूडेंट्स टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल, बच्चों को स्कूल से निकल जाने के लिए कहना चाहिए। एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़, वो जैसी परिस्थिति है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लोअर हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थियों से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, या फिर अपनी खुद की टीचिंग की ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसे बच्चों की हिस्सेदारी को बढ़ाने के नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो ऑब्वियसली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट, यानी कि खेल का छोटे बच्चों के विकास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉलोइंग रीजंस की वजह से, एक्सेप्ट यानी कि एक को छोड़कर। ऑप्शन ए दे गेन मास्टरी ओवर द बॉडी,
Option B, it stimulates their senses. Option C, it is just a pleasant way to spend time. Option D, they acquire new skills and learn when to use them. यानी कि अपनी बॉडी के ऊपर मास्टरी पा लेते हैं, या फिर उन खेल से उनके सेंसेस स्टिमुलेट होते हैं, या फिर खेल जो है सिर्फ एक अच्छा तरीका होता है टाइम स्पेंड करने का, या फिर खेल के थ्रू वो नए नए स्किल सीखते हैं, उन्हें कब यूज़ करना है ये भी सीखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी रीज़न सही हैं एक्सेप्ट फॉर द थर्ड वन, तीसरे वाले ऑप्शन को छोड़कर। इट इज़ जस्ट अ प्लेजेंट वन, यानी कि ये सिर्फ एक अच्छा तरीका है टाइम स्पेंड करने का। ये अच्छा तरीका तो है, लेकिन ये सिर्फ एक अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्ट यानी कि इनमें से इसको छोड़कर बाकी सब रीजंस करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। तो डिसकैल्कुलिया होता है मैथ्स और कैलकुलेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें मैथ्स करने में या कैलकुलेशन करने में परेशानी होती है। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें कि पढ़ने में परेशानी होती है। डिस्फेजिया होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर, यानी कि कुछ वर्ड्स को, कुछ शब्दों को बोलने में आपको परेशानी होती है, या फिर स्टैमरिंग जैसी परेशानी हमको हो सकती है। और डिस्फ्रैक्सिया मोटर स्किल्स डिसऑर्डर, मतलब कि हमारे फिज़िकल जो हाथ पैरों की मूवमेंट होती है उनमें किसी तरह की परेशानी होती है। तो हमें क्वेश्चन में मोटर स्किल्स से रिलेटेड डिसेबिलिटी पूछी है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है डिस्फ्रैक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन विच इवेंट इज एसोसिएटेड विद द इन्फेंसी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि एरिक्सन के हिसाब से इनमें से कौन सी अवस्था को प्रारंभिक विकास के स्टेज के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऑप्शन ए टॉयलेट ट्रेनिंग, ऑप्शन बी फीडिंग, ऑप्शन सी एक्सप्लोरेशन, या ऑप्शन डी स्कूल। देखिए, प्रारंभिक बचपन यानी कि जन्म से 2 साल की अवस्था। अब इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, फीडिंग, यानी कि अपने भोजन के लिए बड़ों पर, अपने माता पिता पर निर्भर होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स साइकोसोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड नीड्स टू लर्न important academic skills and compare favorably with peers in school to achieve competence is the stage। यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट की वो स्टेज जिसमें एक बच्चे को इम्पॉर्टेंट एकेडमिक स्किल्स, यानी कि स्कूल में अलग अलग तरह के स्किल्स सीखने होते हैं, और वो अपने दोस्तों के साथ वो अपनी अचीवमेंट्स को कंपेयर करता है। तो वो कौन सी स्टेज होती है? अब देखिए, पहली स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, दूसरी है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, एंड नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये सारी इसमें जो 8 स्टेजेस हैं एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट में, हमको वो सारी स्टेजेस याद करनी होंगी। फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि इन्फेंसी में होती है, यानी कि जन्म से 2 साल के आसपास। उसके बाद है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो कि 2 से 3 साल। उसके बाद आती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। उसके बाद आती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, और ये क्या है, स्कूल एज के बच्चों में होती है। तो जब भी स्कूल एज के बच्चों की बात करें, यानी कि 6 से 12 के आसपास के, तो वहाँ पर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी ही स्टेज है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन बाय। तो कोलबर्ग के हिसाब से जो एक अध्यापक होता है वो बच्चों में नैतिक शिक्षा कैसे ला सकता है, नैतिक शिक्षा के पाठ उन्हें कैसे पढ़ा सकता है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल वैल्यूज़। नेक्स्ट ऑप्शन, गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव। नेक्स्ट, गिविंग इम्पॉर्टेंस टू रिलीजियस टेक्निक्स, या फिर नेक्स्ट, लेइंग क्लियर रूल ऑफ बिहेवियर। अब देखिए, बच्चों को आप जब भी अच्छे से सिखा सकते हो जब आप उनको चीज़ों को समझाते हो और उनको इन्वॉल्व करते हो, है वो बेटर ऑप्शन है कि उनको मॉरल वैल्यूज़ के डिस्कशन में इन्वॉल्व किया जाए। ओके, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 21. Beginning at the age of 3, children are able to discern between moral rules, conventional rules, and personal rules. Which of the following is not an example of these types of rules? ठीक है, तो 3 साल का होते होते जो बच्चा होता है वो मॉरल रूल्स, कन्वेंशनल रूल्स और पर्सनल रूल्स में फ़र्क करना सीख जाता है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनमें से कोई भी टाइप का रूल नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि मॉरल रूल्स और कन्वेंशनल रूल्स होते क्या हैं। मॉरल रूल्स होते हैं जो कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं और जिनको फॉलो नहीं करने पर कई बार आपको पनिशमेंट भी मिल जाती है। कन्वेंशनल रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, लेकिन अगर नहीं करोगे तो उसके लिए कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है। पर्सनल रूल तो जो रूल्स आप अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अब आपको समझ आ गया। अब हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। एल्डर वुमेन आर एड्रेस्ड एज आंटी, कि जो अपने से उनको एड्रेस करते हैं आंटी कह के। तो देखिए लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने आंटी नहीं कहा तो आपको मार पड़ेगी ही पड़ेगी। कई बार आप नाम के आगे जी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कन्वेंशनल रूल हो गया। अगेन बेड टाइम इज़ एट 7:30, बेड टाइम इज़ एट 7:30। तो ये एक हो गया पर्सनल रूल कि किसी अलग अलग घर में बेड टाइम अलग अलग होता है, वो उनका खुद की पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। तो ये हो गया पर्सनल रूल। नेक्स्ट इज स्टीलिंग फ्रॉम अदर्स इज रॉन्ग, दूसरों से चुराना गलत बात है। तो ये है एक मॉरल रूल, ठीक है। ये एक नैतिक शिक्षा का नियम है कि हमको दूसरों के सामान को नहीं चुराना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज चॉकलेट इज़ गुड, तो चॉकलेट अच्छी है, ये कोई रूल नहीं है, ये एक ओपिनियन है। ये आपको लगता है कि चॉकलेट अच्छी है, तो ये किसी भी तरह का रूल नहीं है। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच्योरेशन इज़ अ फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस, परिपक्वता एक फैक्टर है जो कि इनमें से किन चीज़ों को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए लर्निंग, ऑप्शन बी ग्रोथ, ऑप्शन सी डेवलपमेंट, ऑप्शन डी एनवायरनमेंट। तो इनमें से किन को वो इन्फ्लुएंस करती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है वो तो हमारी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, ये हो गया। और एनवायरनमेंट ऑब्वियसली हमारे हाथों में नहीं होता है, तो इनमें से क्या बच गया, लर्निंग, ठीक है। तो जैसी हमारी परिपक्वता होगी वैसे ही हमारी उतनी ही हमारी लर्निंग होगी, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ मैच्योरेशन, कि परिपक्वता के शिक्षा में क्या प्रभाव होते हैं। ऑप्शन ए, ऑल लर्निंग नीड्स सम मैच्योरेशन, हैंस नो एफर्ट शुड बी मेड टू टीच बिफोर द लेवल ऑफ मैच्योरिटी इज अटेन, कि सभी तरह की जो लर्निंग होती है उसमें किसी प्रकार की परिपक्वता की ज़रूरत होती है, इसलिए जब तक वो परिपक्वता ना हासिल कर ली जाए पढ़ाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। ऑप्शन बी, टीचर शुड यूज़ लर्निंग मेथड सूटेबल टू द मेच्योरिटी लेवल ऑफ द लर्नर, कि टीचर को लर्नर की मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से ही लर्निंग मेथड को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज करिकुलम शुड बी सेट टू फोकस टू द चाइल्ड्स मेच्योरिटी, करिकुलम जो है वो बच्चे की मेच्योरिटी के हिसाब से बनाया जाना चाहिए या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सारे ही ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं अपनी अपनी जगह पर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए शिक्षण क्या है। ऑप्शन ए इज़ एन अनरियलिस्टिक गोल, ये एक अनरियलिस्टिक गोल है, मतलब कि ये एक्चुअल में हम उसको अचीव नहीं कर सकते हैं, फर्क है। ऑप्शन सी, विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल्स, यानी कि स्कूल्स के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। ऑप्शन नेक्स्ट इज रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग, यानी कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवहार में, शिक्षा सामग्री में और पढ़ाने के तरीके में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। लास्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज पेरेंटिंग डैश, यानी कि इन्वॉल्व मतलब मिलना, अनइन्वॉल्व मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन ना होना, ज़्यादा घुलना मिलना ना होना। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल को क्या कहते हैं? आइडियल, डिमांडिंग, नॉन डायरेक्टिव या नेग्लेक्टफुल। देखिए यहाँ पे आपको वर्ड के मीनिंग से ही समझ आ जाएगा कि क्या आंसर है। नेग्लेक्ट का मतलब होता है ध्यान ना देना, नॉन डायरेक्टिव यानी निर्देश ना देना, डिमांडिंग यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड करना, आइडियल मतलब जो कि बिल्कुल सही है। तो देखिए इनमें से लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो ही करेक्ट है, क्योंकि अनइन्वॉल्व और नेग्लेक्टफुल एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, तो इसलिए नेग्लेक्टफुल इज द राइट आंसर। Neglectful is the right answer. Next question, a parent who is high on warmth and low on demandingness towards his or her child would be demonstrating which parenting style? एक पेरेंट जो कि अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं लेकिन उनसे बहुत कम डिमांड्स रखते हैं, उनसे बहुत कम उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों की तरफ, तो वो कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल को दिखाते हैं? अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव या नेग्लेक्टिंग? देखिए नेग्लेक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो ध्यान दे रहे हैं, प्यार जता रहे अपने बच्चों की तरफ। अथॉरिटेटिव भी नहीं है, क्योंकि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स एक राइट अमाउंट ऑफ डिमांड रखते हैं अपने। अथॉरिटेरियन क्या होते हैं कि प्यार कम दिखाते हैं, डिमांडिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी नहीं है। अब रह गया परमिसिव। परमिसिव का क्या मतलब होता है कि वो अपने बच्चों को हर चीज़ अलाउ करते हैं, तो वही हो गया कि हाई ऑन वार्मथ, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार, तो हर चीज़ के लिए वो अलाउ करते हैं और बच्चों से बिल्कुल उम्मीद नहीं रखते हैं कि वो कुछ कर पाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया परमिसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कि जो कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि चीज़ को आप थोड़ी देर के लिए छुपा भी दोगे, उसके बाद भी बच्चे को पता है कि ये चीज़ वहीं कहीं है, तो ये प्याजे की डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज के दौरान होता है? ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है और ये कितने टाइम से कितने टाइम के लिए होते हैं, मतलब कि एज ग्रुप क्या है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। कि यानी कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक लिमिटेशन, एक बाधा नहीं है? ऑप्शन ए टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, यानी कि कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता, ऑप्शन बी ईगो सेंट्रिसिज्म, बहुत ज़्यादा ईगो होना, इरिवर्सिबिलिटी मतलब कि वो चीज़ों को उल्टा करके नहीं देख सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1 से 10 गिनती कर पाते हैं लेकिन 10 से 1 गिनती वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया डेवलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक थॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे, जैसे कई बार बच्चे अकेले खेलते रहते हैं और वो अपने आप ही दिमाग में अपना कोई ऐसे सिंबल बना के उससे बातें करते हैं। बाधा बतानी है, तो बाधा मतलब कि जो आपको किसी चीज़ को करने से रोके, तो जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे तो वो एक बाधा होगी। ईगो सेंट्रिसिज्म होता है तो वो एक बाधा होगी। इरिवर्सिबिलिटी हो गई, वो भी एक बाधा होगी कि आप उल्टा नहीं गिन पा रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट ये बाधा नहीं है, क्योंकि ये बच्चों को किसी ना किसी तरीके से बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करता है, तो ये एक बाधा नहीं है। तो आई थिंक लास्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बट आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या है? तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग और ऑल्टरिंग आर एग्जिस्टिंग स्कीमाज इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज नोन एज। करंट स्कीमाज यानी कि करंट नॉलेज किसी चीज़ को लेकर या करंट हमारा बिहेवियर किसी चीज़ को लेकर जब वो चेंज हो जाता है, उसी से रिलेटेड कोई नई इन्फॉर्मेशन जब हमें मिलती है और हम उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को अपने स्कीमास को चेंज कर देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? असिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन
या शीमा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, अकोमोडेशन, यानी कि हम अपने आप को अकोमोडेट कर रहे हैं। जो भी हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं ना, ये जो हमें नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से हम अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को अकोमोडेट कर रहे हैं, उसमें चेंजेस ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन्स दैट, कि कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। Option A, it is important to protect wildlife forests. Option B, certain physical properties remains the same even when outward appearance change. Option C, one can arrive at the correct conclusion by systematically testing hypotheses. Option D, taking the perspective of others into consideration is an important cognitive ability. अब देखिए कंजर्वेशन की जब बात हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, तो उसका क्या मतलब होगा। ऑप्शन 1 कि वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को हमें बचाना है। अब देखिए जीन पियाजे ने तो बच्चों से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी, तो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का तो उससे कुछ लेना देना है ही नहीं, तो ऑप्शन 1 तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती हैं इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी कि बाहरी जो अपीयरेंस होती है वो बदल जाए। वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमेटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस को अच्छे से सिस्टम के साथ टेस्ट करके कोई भी करेक्ट कंक्लूजन निकाल सकता है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, रखना एक इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी है। अब देखिए सेकंड है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाने के बाद, देखिए सेकंड ऑप्शन है कि बाहरी अपीयरेंस बदल जाने के बाद भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब देखिए कंजर्व करने का हिंदी में मतलब ही होता है कि बचा के रखना। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में वही बात हो रही है कि बाहर से किसी चीज़ का चाहे रूप बदल जाए लेकिन जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम ही रहेंगी। ठीक है, अब जीन पियाजे ने क्या बोला था कि बच्चों में कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा होता है, अगर एक स्ट्रिंग में 5 मोती आप पास पास डालते हो और दूसरी स्ट्रिंग में वही 5 मोती आप दूर दूर डालते हो और आप बच्चों से पूछोगे कि किस में ज़्यादा मोती हैं, तो वो जो दूर दूर मोती हैं वो उनको कहेंगे कि इस वाली माला में ज़्यादा मोती, लेकिन है तो सेम ही दोनों मालाओं में। ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा, ठीक है, कि मोती तो दोनों में सेम ही है लेकिन उनको बच्चों में कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है जो जीन पियाजे ने बताया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी चाहे बाहर से वो अलग अलग हो जाए, चाहे बाहर से एक पास पास है मोती एक माला में और दूसरी माला में दूर दूर है, लेकिन जो नंबर है दोनों का मोतियों का वो तो सेम ही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिफ्लेक्ट्स पियाजेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन ए डेवलप ट्रांजिटिविटी, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्स। यानी कि पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से ऑप्शन उसमें आते हैं। पहला, डेवलप ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब होता है कि इस एज में आके बच्चे ये सीख जाते हैं कि अगर ए है बी के इक्वल और बी है सी के इक्वल तो इसका मतलब होगा कि ए भी होगा सी के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट इज सीरिएशन। बच्चे चीज़ों को सीरियलाइज करना सीख जाते हैं, यानी कि उनको चीज़ों को नंबर देना सीख जाते हैं। क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफाई करना सीख जाते हैं, अलग अलग बांटना सीख जाते हैं, जैसे कि ठंडा गर्म।
नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म, यानी कि ईगोसेंट्रिसिज्म ख़त्म हो जाता है इस स्टेज में आकर। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी कि रिवर्सिबिलिटी बच्चे सीख जाते हैं कि अगर वो 1 से 100 तक गिनती कर सकते हैं तो वो 100 से 1 तक भी गिनती कर सकते हैं। तो इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं पियाजेस की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अब हम देखते हैं कि ये सारे ही पॉइंट्स सही हैं। तो हो सकता है आपको ABCD करके इस तरह से नीचे ऑप्शन आए कि ऑप्शन A इज़ करेक्ट, या ऑप्शन B और C इज़ करेक्ट, या ऑप्शन A B D इज़ करेक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट, या नन ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके का आएगा तो ये सारे ही पॉइंट्स सही हैं, तो हमको जिस भी ऑप्शन में दिया होगा ऑल ऑफ द अबव वो ही चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि ये सारी पॉइंट्स होते हैं पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमंस हैव पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑप्शन A 55, ऑप्शन B 60, ऑप्शन C 46, या ऑप्शन D 23। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन D 23। हर ह्यूमन के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जिसमें कि 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग होते हैं और एक क्रोमोसोम अलग होता है। 22 क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक क्रोमोसोम होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि वो सेक्स को डिटरमाइन करेगा कि बच्चा या ह्यूमन मेल होगा या फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू बॉर्न बेबी विल बी अ गर्ल इफ इट हैज़। एक नवजात शिशु एक लड़की होगी अगर 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 उसके पास ऑप्शन A XX क्रोमोसोम्स होंगे, ऑप्शन B XY क्रोमोसोम्स होंगे, ऑप्शन C YY क्रोमोसोम्स होंगे, या ऑप्शन D कैन नॉट बी डिसाइडेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A XX क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो गर्ल जो होती है उसमें XX क्रोमोसोम्स होते हैं। सभी लड़कियों में, औरतों में XX क्रोमोसोम्स होते हैं, और सभी लड़कों में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब XY क्रोमोसोम मिलते हैं तब लड़का होता है, और XX क्रोमोसोम से लड़की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेरेंटिंग स्टाइल्स आर देयर। कितने तरह की पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3, या ऑप्शन D 4। तो सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन D 4, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, नेग्लेक्टफुल, या फिर इंडल्जेंट पेरेंटिंग स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन A डायरेक्टिव, ऑप्शन B सपोर्टिव, ऑप्शन C ओवर इन्वॉल्व, या ऑप्शन D पैसिव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हमें पता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में जो पेरेंट्स होते हैं वो डायरेक्शंस देते रहते हैं बच्चों को, हमेशा निर्देश देते रहते हैं, ऑर्डर देते रहते हैं कि ये काम को उन्हें ऐसे ही करना है। तो इसका क्या होगा? डायरेक्टिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेरेंटिंग स्टाइल कैन बी कैरेक्टराइज एज parents nurture their children but prefer them to allow too much freedom of expression। कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्यार और केयर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं? ऑप्शन A परमिसिव, ऑप्शन B नेग्लेक्टफुल, ऑप्शन C अथॉरिटेटिव, ऑप्शन D अथॉरिटेरियन। देखिए ऑप्शन B और D तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि नेग्लेक्टफुल और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों की ज़रूरतों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और साथ ही साथ उनको जो प्यार है वो भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो B और D ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट इज
ए एंड सी। तो ए एंड सी में अगर हम देखें, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के साथ एक बैलेंस बना के रखते हैं केयर और डिमांड्स का और साथ ही साथ डिसिप्लिन का। तो वो भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, परमिसिव, यानी कि माँ बाप जो हैं बहुत ज़्यादा अलाउ करते हैं बच्चों को और उन्हें बहुत सारी फ्रीडम देते हैं प्यार करने के साथ साथ। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। Next question, which parenting style can be characterized as parents place value on obedience and favor punitive punishment in order to exert control over their children? यानी कि कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स होते हैं वो आज्ञा पालन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और अगर आज्ञा का पालन ना हो तो उस केस में पनिशमेंट यानी कि सज़ा देने के हक में रहते हैं। तो एक तरह से वो अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। करेक्ट आंसर तो आप सभी को आई थिंक पता ही होगा, ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, अथॉरिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, while checking the notebooks the teacher observed that the child has repeatedly made some errors in writing such as reverse image as B and D and M and W. The child is showing the signs of। कॉपियों को चेक करते समय अध्यापक ने ये बात नोटिस की है कि एक बच्चा जो है वो बार बार सेम मिस्टेक कर रहा है। ऐसे अक्षरों को लिखने में रिवर्स इमेज वाले यानी कि जो मिलते जुलते बच्चे को कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो इसका मतलब है बच्चा किस चीज़ के लक्षण दिखा रहा है। ऑप्शन ए लर्निंग प्रेफरेंसेस, ऑप्शन बी लर्निंग स्टाइल, या ऑप्शन सी लर्निंग डिसेबिलिटी, या ऑप्शन डी लर्निंग डिफरेंसेस। तो देखिए ऑप्शन ए लर्निंग प्रेफरेंसेस तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी लर्निंग डिसेबिलिटी। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन नंबर 39, एनिमिज्म कैन बी सीन इन विच स्टेज? ऑप्शन ए प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी ऑपरेशनल स्टेज, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो एनिमिज्म का क्या मतलब होता है? एनिमिज्म का मतलब होता है कि जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये कब करते हैं बच्चे? 2 से 4 साल की उम्र में करते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए प्री ऑपरेशन स्टेज। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट डिड एरिक्सन डिस्क्राइब? यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस एरिक्सन ने डिस्क्राइब की हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी 12 है। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? तो गेस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड माई फिलॉसफी इज़ दैट नॉलेज इंक्रीजेज बाय शेयरिंग। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, तो शेयर इट गाइज। बाय बाय फॉर टुडे, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, सी यू सून।